तो आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पहली मर्तबा तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तालिबान के बारे में कहा है कि तालिबान बदला नहीं है, ये वही 20 साल पुराना तालिबान है। और इसके बाद उन्होंने तालिबान को इंतबाह भी दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से अगर किसी भी तरह का दहशतगर्दाना खतरा हिंदुस्तान की तरफ आता है तो हिंदुस्तान की फौज उस खतरे पर दुश्मन को करारा जवाब देगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी हुंकार। All actions by the terrorist activities. तालिबान को पहली बार जनरल की ललकार। Nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. सुनो तालिबान, करारा जवाब देगा हिंदुस्तान। तालिबान के खिलाफ पहली बार अपने मुल्क से सबसे बड़ी ललकार सुनाई दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का ये बड़ा बयान, आज कान खोलकर सुन ले तालिबान। So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. And I think if any other support can be forthcoming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. जनरल बिपिन रावत के बयान का एक एक लफ्ज सही। ये दहशत के खिलाफ भारत का अहद है, जिसकी धमक पाकिस्तान कई बार सुन चुका है। उसकी चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान के हालात और तालिबान के कब्जे को लेकर सीडीएस ने दिल्ली के एक प्रोग्राम में और क्या कुछ कहा, ये जानना भी जरूरी है। जनरल रावत ने कहा, अफगानिस्तान से पैदा होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों के भारत पर पड़ने वाले मुमकिन असर को लेकर नई दिल्ली फिक्रमंद है और ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार है। We have to ensure that we are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. जनरल रावत ने तालिबान को सख्त इंतबाह देने के बाद अफगानिस्तान के हालात पर बात कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होगा, इसका अंदेशा पहले से था, लेकिन ये कब्जा इतनी जल्दी होगा, इसका अंदाजा नहीं था। जनरल रावत ने इसके बाद तालिबान के बदले हुए किरदार पर सवाल खड़े किए। कहा कि तालिबान बदला नहीं है, वही 20 साल पुराना तालिबान है और इस बार उसे नए साझेदार भी मिल गए। But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. Reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activity that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. सीडीएस जनरल रावत का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर अनाप शनाप बयान आने शुरू हो गए हैं, जबकि तालिबान साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। लेकिन भारत कैसे भूल सकता है कि तालिबान कंधार कांड में पार्टनर रहा है और इसीलिए उसके किसी भी वादे पर हिंदुस्तान को भरोसा नहीं। इसीलिए जनरल रावत ने तालिबान को इंतबाह दिया, तालिबान को समझा दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई भी साजिश रची, जैश और लश्कर के साथ मिलकर एलओसी पार करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। फिर भारतीय वायुवीर कश्मीर से काबुल की 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में देर नहीं लगाएंगे। काबुल में घुसेंगे और तालिबान को घर में घुसकर मारेंगे। आतंक के आकाओं को
अब स्पष्ट हो गया है कि नया हिंदुस्तान अब घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो जनाब, ये नया हिंदुस्तान है और ये घर में घुसकर मारना भी जानता है। अगर किसी ने भी इस तरह की हिमाकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो नजरिए में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संत पॉल राघव जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सर। एजाज कमर साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। और साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले एजाज कमर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले भी मैंने आपसे जब बात की थी तो मैं अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर ही सोच रहा था कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और आज हमने ये मौजू इसलिए उठाया है क्योंकि अब जो हालात है वो सबके सामने है, जग जाहिर है। मैं सबसे पहले सवाल के तौर पर आपसे समझना चाहूंगा, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा पहला आर्टिकल मुंबई के उर्दू अखबार में शाये हुआ था और एक दूसरा हिंदी अखबार था मध्य सन 93 में मुंबई में मेरा दूसरा आर्टिकल। यानी 28 साल से मैं सहाफत में लिख रहा हूँ जी। दूसरे मेरे वालिद यूसुफ जई थे और वालदा औरक जई थी। तो मैं पठानों, न सिर्फ पठानों बल्कि मेरी अजीजदारियां वहां हुआ करती थी, बॉर्डर के, पाकिस्तान के बॉर्डर के इधर भी उधर भी। तो उन लोगों की जहनियत को समझ मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ और इसलिए मैं बहुत सी बातें कहता हूँ। उसका तासुरात बहुत गलत जाता है जी। जो दूसरे पैनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं जी आप तालिबान के प्रवक्ता बन के बैठ गए। तो साहब, मैं आपको आपके ही चैनल पे मैंने बैठ के ये कहा था 2019 की, आप अपनी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए कि हमें हिंदुस्तान की फौज भेजना चाहिए अमेरिका की मदद के लिए। अगर हमने अभी वहां पे दहशतगर्दों को नहीं रोका तो फिर आगे चल के इनको रोकना हमारे लिए आसान नहीं होगा जी। मैंने आर्टिकल्स भी लिखे कि हिंदुस्तान की फौज को वहां भेजना चाहिए अफगानिस्तान में, लेकिन हमारी सरकार की कान पर जूं नहीं लूंगी। आप देखिए 1971 में यही हालात, बांग्लादेश के वक्त इंदिरा गांधी ने फौज भेजी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर हमने फौज भेजी होती तो हम इस चैलेंज को नेस्तो नाबूद कर चुके होते, लेकिन हमारी सरकार सोई रही। हम सोचे कि हमारे बदले हमारा काम अमेरिका करेगा, तो अमेरिका बेवकूफ थोड़ी है, उसने बहुत चालाकी से अपनी जान छुड़ा ली। अमेरिका यहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर बैठा, उसकी सरदर्दी थोड़ी है। हम इस खित्ते में बैठे हैं, जो प्रॉब्लम, जो बीमारी इस खित्ते में लगी है वो हमें इन्फेक्ट करेगी ना, तो ये हमें सोचना था। अब रही अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की बात, तो मेरे कई सीनियर सहाफी है जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास है, मैं उनको ये समझाते समझाते थक गया कि पठानों में नेशनलिज्म नहीं होता, वहाँ रीजनलिज्म होता है। मैंने उनको मिसाल दी, जो मेरा इलाका है, पहले आजादी से पहले, 47 से पहले ये साबिक रियासत रामपुर हुआ करता था, 90% मुसलमान होते थे, नवाब भी मुसलमान था, वहां जाती थी मर्ज किया जाए एक इस्लामिक कंट्री में। नवाब ने मर्ज नहीं किया, उसके बाद हालात काफी, वो तो लंबी कहानी है। तो मैं उस कहानी को समझूंगा। मैं चाह रहा हूँ पहले थोड़ा रिएक्शन ले लिया एजाज साहब, उसके बाद से फिर मैं आपको उस कहानी को भी समझूंगा। मैं आ रहा हूं जी। मैं आऊंगा आपके पास। संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, जनरल बिपिन रावत ने सीधे तौर पर कह दिया है, साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमने देख पा रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी भी पहले इंतबाह दे चुके हैं कि ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारना जानता है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, भारत एक बहुत शांतिप्रिय देश है जी, लेकिन देश की अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए भारत को कोई भी बलिदान देने के लिए भारत तैयार है, तत्पर है। भारत अपनी भूमि पर कोई आतंकवाद को कुचलना चाहता है और आवश्यकता पड़ी, जो आतंकवादी जिस देश से आ रहे हैं हम वहां पे भी करेंगे जी। आप अगर देखें, उरी स्ट्राइक हमने वहां जाके मारा, बालाकोट में मारा, और आवश्यकता किसी भी विश्व के, हमें ये पता लग गया कि ये वहां पे है और इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमारे लिए, हमारे देश की जो नीति है, और अभी जो आप देख रहे हैं जो पिछले दिनों में हुआ है, भारत कोई भी देश को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है। इवन हमने चाइना को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां से संदेश दिया, जो बैटलफील्ड ग्राउंड था वहां गए थे, वहां से भी संदेश दिया। तो भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत
आतंक को और भारत के लिए जो भी गतिविधि जो हमारे देश के लिए अखंडता, प्रभुसत्ता को प्रभावित करेगी, हम लोग बड़े क्लियर हैं, हम चुन चुन के मारेंगे और उनके घर पे मारेंगे। ये हमारी नीति है और हमारा एक देशवासी इस जज्बे है जी। सेना के अलावा भी पैरामिलिट्री फोर्स और प्रत्येक नागरिक में वो जोश और जज्बा है, बेशक वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, पहले छोटे छोटे रिएक्शन ले लेते हैं। शैलेंद्र दुबे जी, आप क्या सोचते हैं अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि चर्चा आज हम इसी के ऊपर कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो अफगानिस्तान का फ्यूचर है वो किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं? ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो फोर्स आज सत्ता में एस्टैब्लिश किया है जिन लोगों ने, वो कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं वो चुन के आए हैं। उन्होंने सत्ता हथियाई है कंप्लीटली जो है अपना फोर्स अप्लाई करके जी। तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो आपका इंडिया हो या फिर आपका तुर्कमेनिस्तान हो या फिर इधर आपका कजाकिस्तान हो, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सबको ये बहुत ही गहन तरीके से विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में जिनकी सोच इस तरह से है कि बाय फोर्स हमें जो है चीजों को अपनाना है, हमें हथियाना है, तो उनसे अब किसी भी तरह की ये उम्मीद लगा के बैठे कि नहीं वो आपके प्रति किसी भी तरह से जो है कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे या उसमें किसी तरह की सहायता करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, वो कदापि संभव नहीं है। फॉर अ वाइल कुछ कंट्रीज, फॉर एन एग्जांपल चाइना है या पाकिस्तान है, मैं ये कहता हूं कि उनको फॉर अ वाइल ये लगता हो कि ये आगे चल के हमारे लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। मैं ये बता दूं कि आने वाले समय में जी। चाहे थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, बिल्कुल वो उनको भी जो है समस्या पैदा करने वाले हैं, क्योंकि जिसकी सोच ये है कि हमें अनैतिक तरीके का इस्तेमाल करते हुए, फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हम सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, तो वो क्यों आपको जो है सत्ता में जो स्टेक शेयर करना चाहेंगे? वो चाहेंगे ना कि आज हम अफगानिस्तान पे हैं, कल पाकिस्तान भी हमारे कब्जे में हो, कल और जो नेबरिंग छोटे छोटे कंट्री हैं वो भी हमारे कब्जे में हो, इस तरह उनका प्रयास होगा। लेकिन इंडिया को क्या है, देखिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं जी कि चाइना का एग्जांपल मैं आपको रखता हूं कि चाइना की फंक्शनिंग किस तरह से है। चाइना कभी भी जो है टेररिज्म को अपने मतलब जो है इनपुट को, इंट्रूजन को वो नहीं करता, जो है इनिशिएट नहीं करता। वो जो इस तरह के फोर्सेस हैं उनको फॉर अ वाइल जो है सपोर्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि चाइना का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिकली अपने को नंबर 1 इस्टेब्लिश करना। क्योंकि आप दुनिया में जो भी काम करना चाहते हैं, मान लिया आपको वेपन्स परचेज करना है, देयर इज अ नीड ऑफ फंड, आपको जो है ट्रेनिंग देनी है अपनी आर्मी को, उसके लिए पैसे की जरूरत है आपको, और जो भी रिसोर्सेज जुटाने हैं उस सब के लिए आपको जो अहम चीज है वो है पैसा जी। तो इंडिया को ये सोचना चाहिए आज फॉर अ वाइल अगर तालिबान से डायलॉग करना है तो करिए आप जो है, लेकिन अपने देश के बेनिफिट को ध्यान में रखकर जो। ठीक है, ये भी एक बहुत अहम मौजू है, मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा आगे शैलेंद्र साहब कि क्या इंडिया को इससे डायलॉग करना पड़ेगा और करना चाहिए, ये भी समझेंगे हम। लेकिन एजाज कमर साहब, क्योंकि देखिएगा आप उस कहानी का जिक्र कर रहे थे, उसको मैं आपसे सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपका जो सियासत के तौर पर भी तजुर्बा रहा है, मतलब जिन्होंने आपने सियासत को बहुत नजदीक से देखा है, सहाफत के तौर पर तजुर्बा रहा है, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जो हम बात कर रहे हैं और जिस बात को लेकर यहाँ पर दुबे साहब कह रहे हैं कि हमको एक डायलॉग करना चाहिए, क्या ये मुमकिन है कि अगर हम डायलॉग करें तो कुछ बेहतर नतीजे हो सकते हैं? साहब मैं तो एक बात कहूंगा कि ये जो आजकल हम लड़ाई लड़ते हैं इसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर। यहाँ पे हम टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलेंगे हम मार देंगे, फाड़ देंगे, हम काट देंगे, लेकिन एक हमारी देसी कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं भागते। तो हमें जमीन को उतर के जंग लड़ना पड़ती है। हम हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ने कहा कि पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, आप सेना भेजिए और लड़िए और उसको स्वतंत्र कराइए। हम आज भी अपने सैनिक अधिकारियों से देखते हैं जो चीन जो आज फिंगर 8 पे 7 पे और 6 पे दबाए बैठा है, आप जाइए उसको बाहर भेजिए। हमने तो हमेशा ये कहा, मैं तो दिखा भी कि आप अफगानिस्तान में जाइए, मदद करिए, वहां पे अटैक करिए, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते हैं और सिर्फ लड़ाई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बातें करने इससे भी अब कोई सॉल्यूशन, अब तो लड़ाई का टाइम जो निकल गया। अगर हमने गनी की मदद करी होती, वो आखिरी वक्त तक मदद करा, तो ये मुसीबत ही नहीं आती। तालिबान आज बाहर बैठे होते और गनी सत्ता में होता। अब जो हो गया वो तो हम रातों रात सुनिया घड़ी की तो पीछे नहीं कर सकते।
अगर हम लड़ नहीं सकते हैं, अगर हम फिगर 876 वापस नहीं लेना चाहते हैं, अगर हम तालिबान से भी अभी फिलहाल युद्ध करना नहीं चाहते हैं, तो बातचीत करने में क्या परेशानी है? और सरकार बातचीत कर रही है। आप कतर के अखबार उठा के देखिए, वो क्या लिख रहे हैं? वो तो मजाक बना रहे हैं कि सरकार सामने से ये कहा जा रहा है कि हम बात नहीं करेंगे और पीछे से बात कर रही है। तो या तो सरकार ये पॉलिसी क्लियर करे कि हमें किसी भी हालत में तालिबान से बात नहीं करना है। अगर हमारी सरकार की पॉलिसी होगी तो हम खुशी खुशी कहेंगे बात मत करो। अगर आपकी पॉलिसी नहीं है तो बात करने से बहुत से झगड़े दूर हो जाते हैं। देखिए, अगर हम तालिबान को बट कमर साहब, मुझे लगता है कि शायद सरकार इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार ये देख रही है, पहले हम कम से कम इस चीज को समझ ले कि इस वक्त क्या सिनेरियो है, उसी के हिसाब से हम फ्रंट लाइन पर आकर बात भी करें? अगर पीछे साइड चल भी रही है तो फ्रंट लाइन पर आकर शायद उस चीज को नहीं उबल पा रही हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि तालिबान को नहीं पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगेंगी जी। तालिबान को यह भी पता है कि अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ के रखा होगा। रशिया ने और चाइना ने उनको जो एयर सर्वाइलेंस देंगे, उनको फाइनेंस करेंगे रशिया और चाइना, वो सारे अपने सॉल्यूशन ढूंढ के रखे हैं। तो हम ये सोचें कि अमेरिका कैसे चलेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे कोई ऐसा नहीं पड़ता। हमें अपनी पॉलिसी अपने मद्देनजर रख के बनानी चाहिए। हम क्यों तालिबान से घबरा रहे हैं? हमारे पास 2 करोड़ हिंदुस्तान में पठान है, वो पठान लड़ेंगे तालिबान से। आप उसको कम्युनलाइज मत करिए इशू को, आप उसको एक 2 देशों के बीच की लड़ाई बताइए जी। जब आप उसको कम्युनलाइज करते हैं तो उसके इम्पैक्ट अलग हो जाते हैं। हम लड़ेंगे तालिबान से, हम भी पठान है, वो भी पठान है, हम उनको घुसने देंगे अपनी जमीन पे, हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे, मेजर साहब को जरूरत ही नहीं पड़ रहेगी। तो सवाल ये होता है कि जब तक अगर हम झगड़ा नहीं कर रहे हो, ना हमने झगड़ा करा, ना हमने सेना भेजी, नहीं तो बात करने में क्या बुराई है? अगर बात हम नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से चाइना की झोली में चला जाएगा। तो ये जरूरी है कि जो अरब देश हैं, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उनकी मार्फत हम तालिबान पे दबाव करें और बैकडोर से बातचीत की कोशिश चल रही है उसको आगे बढ़ाएं और अपने मसाइल को हल करें। हमारा अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है जी। दूसरी ये चीज है, हमारा उनसे एक्सपोर्ट होता है। तीसरी बात यह है कि हम उनसे क्यों दुश्मनी मोल लें? हम क्यों यहाँ बैठ के धमकियां दे? जब लड़ने का वक्त होता है तो हम लड़ते नहीं है, और खाली धमकियां दे दे के माहौल को क्यों खराब करें? बेहतर है कि बातचीत करी जाए, और जब लड़ने का वक्त आए ये बहुत अहम मौजू है, ये भी बहुत अहम मौजू है। संत पॉल राघव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप इसको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से और समझा पाएंगे। क्या हिंदुस्तान को जब अमेरिका ने अपनी फौज भेजी थी अफगानिस्तान के अंदर, क्या हिंदुस्तान को भी उस वक्त वहां पर इस तरह से फौज तैनात कर देनी चाहिए थी नाटो के जरिए, या फिर अपना जो है अलग से पैरेलल उसके अंदर? क्योंकि सीधे तौर पर एजाज कमर साहब का कहना है कि ये वो वक्त था जब हम तालिबान को तोड़ सकते थे। जी देखिए, हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है जी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उनकी एक पॉलिसी है कि ईस्ट के लिए क्या है, वेस्ट के लिए क्या है, और पर्टिकुलर कंट्री पे दे टेक ए डिसीजन ऑन दैट। और इवन कमिट ट्रूप्स को करने से पहले अपोजिशंस को भी, वो जब बाहर के देश में जाते हैं तो उनका भी एक राय ले लेते हैं कैबिनेट सिक्योरिटी से, सर्वदल की बैठक में वो करते हैं जी। बिकॉज तालिबान अमेरिका जो गया था, उन्होंने तो जो उनको उस्माना बिन लादेन और जो भी अलकायदा को तोड़ने के लिए उनके लिए गए थे, वो एक 20 इयर्स के एम पे नहीं गए थे। उनको एक कंट्री में उनकी में एक आवाज हुआ कि उन्होंने अमेरिका में है कि उन्होंने हमें इतना क्षति पहुंचाई है, उसका बदला लेने के जी। हमारे को हमारा कोई, हम आतंकवाद के खिलाफ वर्ल्ड लेवल पे लड़ना चाहते हैं जी। जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं या हमारे विदेश मंत्री जाते हैं, हम वर्ल्ड में यूएन के प्लेटफॉर्म से भी आतंकवाद की बात करते हैं जी। हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद हमारे एशिया में ना रहे हाँ। और उसके अलावा वर्ल्ड में भी नहीं रहे। हमारा डबल एम है। और हम एशिया के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित और जो डैमेज हुआ है इंडिया को हुआ है। आप अगर देखें जी, आप अगर देखें इंडिया को काफी वर्ल्ड ने के कंपैरेटिवली देखें, हमारे को हम पीसफुल है जी। और हम लोग एक बड़ा अच्छा वसुधम कुटुंबम के तरीके से चलते हैं कि हमारा एक बड़ा संस्कृति है जी, शांति संस्कृति है जी। इंडिया ने कभी हिस्ट्री में आप देखें कभी अटैक नहीं किया किसी को। हमने अपने पड़ोसियों को भी और दूसरे लोगों को भी हेल्प किया है जी। वहां लेजिटिमेट गवर्नमेंट की है। आप ये देखें, माले में देखो इंडिया ने हेल्प किया, श्रीलंका में हेल्प किया, वहां पे भेजा गवर्नमेंट को। तो हमारा एक एम है। उस टाइम
मैं जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं कि उस जी। टाइम कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं थी हाँ। कि हम वहां पे जाएं अपने ट्रूप्स कमिट करें। अगर इंडिया को जी ये लगता है और ये फील करती है, गवर्नमेंट फील करती है, तभी जी। ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की जाती है। हाँ। और तालिबान के अंदर अगर हम अपने ट्रूप्स कमिट करते हैं, वी रिक्वायर्ड ए वेरी लॉन्ग, जी वी रिक्वायर लॉजिस्टिक सपोर्ट, जी इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमको पूरा वो उनका चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, उन जी। पे ओपिनियन चाहिए। जी। जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी वर्ल्ड ऑर्डर, ये दो इंपॉर्टेंट है कि कहां उसकी जो होती है जरूरत, आवश्यकता, वहीं पे बिल्कुल। ये यानी decision कि लेते जो जो आप कहा जा रहा है कि अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके पास फिर से लौटेंगे शैलेंद्र दुबे जी, मैं भी आपसे ये चीज समझना चाहूंगा क्योंकि वाज़ेह तौर पर हम देख रहे हैं कि अब जो हालात है वो 20 साल पहले नहीं थे, जो कि संतपाल राघव जी कह रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि हर जो मुल्क है उसकी जो डिफेंस पॉलिसी है या फिर एक तरीके से कह लें कि एक्सटर्नल पॉलिसी, वो वक्त के हिसाब से देखी जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या उस वक्त अगर हम अपनी फौज वहां पर भेज देते तो कुछ हालात आज के दौर पर तब्दील हुए नजर आते? मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए केस टू केस आपको स्टडी करना पड़ता है। और मैंने अभी आपको पहले भाग में जो चाइना का एग्जांपल दिया था, वो क्यों दिया था? आप ये देखिए, चाइना अपने फोर्सेस को किसी भी कंट्री में डिप्लॉय नहीं करता है। जी। वो क्यों नहीं करता है? कि वो ग्रेजुअली जो है अपने रिसोर्सेज को रिटेन करते हुए और बराबर बढ़ रहा है। इसीलिए चाइना आज जो है वर्ल्ड में थर्ड नंबर की इकोनॉमी जो है जो बना हुआ है। जी। तो सेकंड नंबर की, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है, अब यूएस ने क्या किया कि यूएस ने पूरे वर्ल्ड में जो उनका नंबर 1 पोजीशन था, उसको उसके ऊपर जब अटैक हुआ टेररिस्ट के द्वारा, जी। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये मैसेज देने के लिए कि हम जो है वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जो हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उसको जवाब देने में सक्षम है। ठीक। लेकिन 20 इयर्स में इस तरह के फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और लगातार जो है एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, चाहे उनके अफगान आर्मी को जो ट्रेनिंग देने के लिए पैसा खर्च करना हो, हर चीज में पैसा लगता है। और आज जो तमाम जो लोगों का जो मत हो कि नहीं यूएस क्या नाम जो है किसी तरह से वापस चला गया, अरे यूएस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है भाई। यूएस क्यों करेगा 15,000 किलोमीटर सारे विश्व की जिम्मेदारी यूएस के सर पे थोड़ी ना है। जो यूएस ने ये कहा है कि हम अननेसेसरी जो है अपने रिसोर्सेज को क्यों बर्बाद करें, क्यों वेस्ट करें। वर्ल्ड में किसी की हिम्मत नहीं है आज भी कि यूएस पर जाके आक्रमण कर दे। तालिबान क्या मैं कह रहा हूं कि 10 दुनिया लोग भी अगर इकट्ठा हो जाए तब भी यूएस का कुछ और ये चीज हम देख भी पा रहे हैं कि अपने जो फौजों को उन्होंने फौजों को वहां पर डिप्लॉय कर रखा है और अभी भी कुछ लोग जो रह गए थे शहरी उनको वहां से निकाला भी है। काबुल एयरपोर्ट पर हमने देखा है 6000 जो अपनी फौज के जवान उन्होंने भेज दिया और लोगों को निकाला भी है। तो ये एक अफगानिस्तान एक तरीके से अमेरिका का स्टाइल है। इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे, एक ब्रेक के यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि खास तौर पर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान की तरफ से बनाई जानी चाहिए और जो पिछले हमने जो गलतियां अगर की होगी तो उसको अब क्या सुधार सकते हैं हम, एक ब्रेक के बाद।
इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नजर है जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को लेकर हिंदुस्तान का क्या नजरिया है और अफगानिस्तान के मद्देनजर हम बात कर रहे हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और समझने की उनसे कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ अफगानिस्तान का मुस्तकबिल हो सकता है। एजाज कमर साहब, जो बात सतपाल राघव जी ने कही है कि हमारी एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत हम कार्रवाइयां करते हैं, खासतौर पर उन्होंने एक बात जरूर बहुत अहम कही है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारा नारा भी है कि हमारे लिए तो पूरी दुनिया ही जो है एक तरीके से कुटुंब के समान है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई सी भी सरकार होती है वो उसी हिसाब से फैसले लेती है कि एज पर द सिचुएशन। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम वहां पर अपनी फौज भेज देते तो जितना लॉस अमेरिका के पैसों का हुआ है इन 20 सालों के अंदर, फौज का भी वहां पर लॉस हुआ है, कई सारे जो लोग दिव्यांग भी हो गए हैं, इतने लोगों की कैजुअलिटीज हुई है, हिंदुस्तान को भी तमाम परेशानी उठानी पड़ती फिर? देखिए, आप जानते हैं कि मेरा हर 5वां आर्टिकल से होता, खासतौर मुझे हथियारों लिखने का बहुत शौक। हम बालाकोट की बड़ी चर्चा करते हैं, मैं उसी पे पहले शुरुआत करूंगा कि पहले बैलिस्टिक मिसाइल होती थी, उसके बाद टेक्नोलॉजी बड़ी क्रूज मिसाइल आई, उसके बाद MIRV टेक्नोलॉजी आई कि बहुत सी मिसाइलों को एक हाइपर क्रिटिकल आ गया, यानी सीधे खला में जाती है और सीधे नहीं थी, सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल। जी पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, एक तो वहां पे आतंकवादियों को छुपाने के लिए, तो हमें क्या पता FTF में बताने के लिए, दूसरे वो ये है कि अगर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर प्रशिक्षण अगर उसका वो निरीक्षण करता है तो इल्जाम लगाया, पाबंदियां लगा दी जाएंगी। तो अफगानिस्तान के बहाने देखिए, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा, पाकिस्तान की अफगानिस्तान को एयरफोर्स की जरूरत है और चीन मदद करे और रशिया मदद करेगा, और सबसे पहले अफगानी जो है तालिबान जो एयरफोर्स बनाएंगे और यानी मिसाइल की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान अपनी मिसाइल का परीक्षण अफगानिस्तान से करेगा। जी मेरा ये हवाला इसलिए दे रहा हूं कि जितना दिन जा रहा है दुश्मन मजबूत होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने J-15 बनाया था, 3 साल पहले जिक्र करता था तो लोग मेरा मजाक बनाते थे। आज पाकिस्तान बहुत तेजी से 5th जनरेशन का स्टील बम्बर बना रहा है। ये आपके खदशात वाकई में जायज है, और क्योंकि जायज इसलिए भी है क्योंकि आप पड़ोसियों की बढ़ती ताकत को भी समझ रहे हैं कि हमें पड़ोसी मुल्कों के दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत अहम बात आपने कही है। एजाज साहब, आपने अपनी बात आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये चाइना के स्टील बम्बर इन तालिबान की एयरफोर्स के पास आएंगे, रशिया की क्रूज मिसाइलें इनके पास आएंगी, उसके बाद ये गज़वा हिंद शुरू करेंगे और उसको एक नारा देंगे कि आओ हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों, हम तुम्हारे दीन के लिए लड़ रहे हैं। तो ये 5th जनरेशन वार में भी आगे हो जाएंगे। बैटल फील्ड में बहुत बड़ी गलती करी है, इतिहास ये साबित करेगा, सेना नहीं भेज के बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है, और अभी भी मौका है हम एयर स्ट्राइक करें और उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको मार दें। हमने रोका किसने? और अगर आप उनसे क्या कहते हैं मारना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, तो खुदारा ये सब टीवी पे बैठ के गाली गलौज बंद करिए और कोई रास्ता निकालिए बैक डोर से, कि ताकि वो नफरत ना बढ़े और तालिबान को हिंदुस्तान में आने से और दखलंदाजी करने से रोका जाए, वो पाकिस्तान की कठपुतली ना बन जाए। ये बहुत अहम बात कही है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सतपाल राघव जी। ये बहुत अहम इशू यहाँ पर एजाज साहब ने उठाया है कि कठपुतली ना बन जाए पाकिस्तान की या फिर चाइना की। तालिबान को इसलिए रोकना बेहद जरूरी है, और इस बात का खदशा वो इसलिए भी जाहिर कर रहे हैं कि यहां पर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, तमाम सो कॉल्ड जो लोग होते हैं उनकी वजह से वो एक खदशा जाहिर कर रहे हैं, एक खतरा जाहिर कर रहे हैं, अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। और हमको रोक कौन रहा है? हमको कर देना चाहिए। जी देखिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जी, तो हमारी जो असेसमेंट है, सबसे पहले ये पूरे विश्व को पता है आज कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है जी, ISI हेल्प कर रही है, ISI के चीफ उनके साथ में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए, और वहां का जश्न मना जा रहा है POK में, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जश्न हुए हैं, और वहां पे काफी तालिबान का जो है, प्रो तालिबान जो है, काफी जश्न मनाया जा रहा है जी। तो इसमें पूरे विश्व को और एशिया को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है तालिबान को पूरा हेल्प कर रहा है।
और वहां के आप देखो उनके विदेश मंत्री भी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पहले वहां जा रहे हैं। तो वो डिस्टर्ब, पाकिस्तान का एम है डिस्टर्ब इन द कश्मीर वैली पर्टिकुलरली। जो उनकी गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम ये प्रोपेगेंडा करती है, वहां के जो आवाम को भी कहती है, और फिर उनकी आर्मी भी ये कहती है, ISI भी कहती है। तो ये तालिबान का इस्तेमाल कश्मीर में करेंगे जी। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को कि हमारी फोर्सेस जी सक्षम है और हर माकूल जवाब देने को सक्षम है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर है, चाहे वो गुरिल्ला वॉर है, चाहे वो 1, 2, 3 करके वो जो है फिदायन अटैक आए जी, उसके लिए सक्षम है जी। किसी बड़े लेवल पे वो अटैक करते हैं उसके लिए भी सक्षम है। और हमारे आज देश का बच्चा, और ये एक देश के अंदर एक जज्बा जोश है जी। हम लोग कोई भी गलत उसके साथ में खड़े नहीं है और इनको बहुत जवाब मिलेगा। और अभी भी आप ये देखिए होम मिनिस्ट्री ने दे आर प्रोएक्टिव, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि वी आर रेडी, एवर रेडी 24/7 और 24/365 टू टेक एनी अटैक वट एवर इट इज। वी आर नॉट, हमारी सक्षम है, हमारी स्ट्रांग है। आप ये देखिए जो भी अटैक वो करते हैं या डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए हम सक्षम है। ये सुर्खियों में आते हैं, पर हाँ, बहुत ही ये सही आप कह रहे हो, जो आपका चिंता का विषय है, देश के सामने ये चीजें ला रहे हो, गवर्नमेंट के सामने आपके मीडिया के थ्रू आ रहा है, तो वी शुड बी वेरी प्रोएक्टिव। हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस कश्मीर के और बॉर्डर एरिया में, और जो अंदर की देश की आंतरिक है उसमें भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्टेट की पुलिस है, इनको सबको और नागरिकों को भी मैं यहां कहना चाहूंगा, जहां पे भी आप ये दिखाई दे कि कोई शक और सवाल है तालिबान का, बिकॉज उनका एम होगा डिस्टर्बेंस, क्रिएटिंग ए पीस, और ये जो है सब जो है एक जागरूक तरीके से इनको जो है बिल्कुल नजर रखी जाए, और एक बड़ा एक मुहिम हो कि हम सजग और जागरूक हैं, उनको सक्षम तो है और उनके लिए कोई ऐसा हादसा न हो, हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा विषय है। ठीक है सर, ये अच्छा विषय है और उसके बारे में सोचना चाहिए। मीडिया के जरिए अगर ये बात उठ रही है तो एटलीस्ट सरकार तक ये पहुंचेगी बातें। शैलेंद्र दुबे जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा यहां पर कि जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक की है हाल ही के दिनों के अंदर, जब हमने देखा था कि किस तरीके से इंडिया ने जो है अपना बदला लिया था, लेकिन क्योंकि अब हालात अफगानिस्तान के अंदर ऐसे हो रखे हैं, क्या आपके नजरिए से ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि ताकि पूरी दुनिया को यह पैगाम जाए कि हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ है, जबकि अभी हाल के अंदर करंट की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यूएनएससी की जो है सदारत कर रहा है और एक तरीके से उसकी लीडरशिप के अंदर यूएनएससी काम कर रहा है। क्या हम ये मानकर चले कि हिंदुस्तान को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ताकि लगे पूरी दुनिया को कि हम टेररिज्म के सख्त खिलाफ है? देखिए ऐसा है, ये ठीक है बिल्कुल, और उस दिशा में जो एक कदम है ना, जो सबसे बड़ा जो कदम उठाया इंडिया ने, जो तो अपने पूरे कंट्री को एक यूनिफॉर्म मॉनिटरिंग, जो कंट्रोलिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें धारा 370 को हटाना कश्मीर से, तो वो क्या था कि वहां पे जब स्पेशल राइट थे बाकी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहां पर जो इंक्लूजन था वो कंपेरेटिवली आज के वो ज्यादा आसान था। आज इतना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि ओवर दी नाइट वो सब जो क्लीनिंग नहीं हो सकती, लेकिन आप ये देखेंगे जब से धारा 370 हटी है, रेगुलरली जो है ग्रेजुअली आतंकवाद में कमी आ रही है और कोई इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई है। मैं बार बार चाइना का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और यूएस ने भी चाइना की पॉलिसी को अपनाते हुए वहां से फोर्सेस को अपने को वापस किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि अननेसेसरी जो है आप अपने डेट को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जिस चीज का जो रिसोर्सेज, देखिए हर देश के पास जो है ना, बट शैलेंद्र जी, जो लोग बंदूक की जुबान समझते हैं, जो लोग बंदूक के दम पर ही सत्ता के अंदर आना चाहते हैं, क्या उनको जवाब बंदूक से या तोप से नहीं दिया जाए? मैं उस पक्ष पे आ रहा हूँ जी। देखिए, मैं आपको एक बहुत अहम सवाल यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। ओआईसी मेंबर्स जो है वर्ल्ड के अंदर 57 हैं जी। ओआईसी मेंबर्स में कुछ ऐसे जो कंट्रीज हैं, वो मैं जो है किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जिस तरह पाकिस्तान है और भी जो है। अगर वही हम बात करें, जो पाकिस्तान का विभाजित हिस्सा है बांग्लादेश, वो उसने अपनी जो पॉलिसी में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया।
तो आज इकोनॉमिक पॉइंट पे अपने को वो स्ट्रांगली आगे बढ़ा रहा है जी। पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि नहीं, हम जैसे पहले हमें आज एक अच्छी ईरान मिलती थी यूएसए, अब चाइना देगा, तो पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं अपना आने वाला जो फ्यूचर है वो खराब कर ही रहा है। तो चाइना में बता दूं, चाइना ये समझिए अपने देश के किसी भी तरह से हित से कभी कोई समझौता नहीं करता। उदाहरण के तौर पर उइगर मुसलमान जो वहां पे जरा भी मतलब कट्टरता फैलाने की तरफ वो बढ़ते, उनको वो किस तरह मार के भगाने को मतलब तैयार हो जाता है। तो ये पूरे विश्व को, और ओआईसी मेंबर्स में भी जो कंट्रीज मतलब इकोनॉमिकली साउंड है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या इंडोनेशिया हो, ये लोग क्यों नहीं इन चीजों में अपने को इंट्रूजन करते, जो क्यों नहीं अपने को इन्वॉल्व करते? उन्हें पता है कि इस चीज से कुछ जो है लॉन्ग लास्टिंग उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब सबसे अहम पॉइंट है कि चाइना क्यों मतलब ये इस चीज में इन्वॉल्व कर रहा है अपने को, क्योंकि अगर मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुलना करूं तो पाकिस्तान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान का न तो जो है फंक्शनिंग के तौर पे कोई डेवलपमेंट की तरफ इकोनॉमिकली अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, न वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है। बट अफगानिस्तान के अंदर जो है एक अच्छी संख्या में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पर ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई प्रॉपर रोड्स हैं, और ना वहाँ इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि इन्वेस्टर्स को जो अट्रैक्ट कर पाए। तो चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने अपना इकोनॉमिकल फ्रंट को टारगेट करते हुए तालिबान को चाइना एग्रीमेंट करेगा कि हाँ भाई, हम आपको इकोनॉमिकली ये चीजें जो माइंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। तो वो लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे उसमें रेयर अर्थ मेटल में आपके तमाम जो इतने इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं उनके सबसे वहां पे वो लीजिंग राइट्स में लेने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है वर्ल्ड में और अपने को आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग कर देगा। रहा सवाल तालिबान का, तो इंडिया क्या चाहिए, तालिबान से डायलॉग करे साथ में, तो तालिबान का जो पैरेलल फोर्स है, नॉर्दर्न अलायंस है, या फिर वहाँ के उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति आपका जो साले हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी जो पैरेलली वो सपोर्ट करे। ठीक है, देखिए फौज भेज के और किसी को मारना जो वो तब होता है जब आपके ऊपर कोई, ठीक है, यानी कि एक तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए और अंदर खाने आपको उसके आगे उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन उसका करना चाहिए। मैं सर आपके पास फिर से लौटूंगा। एजाज कमर साहब, एक बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा अब। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन, क्या कर रहा है इस वक्त? अभी तक समझ नहीं आ पाया है क्योंकि कोई बयान सामने नहीं आता है, आप किस साइड है ये समझ में नहीं आ पा रहा है, और खास तौर पर अगर हम देखें तो कुछ ममालिक उनके सपोर्ट में, उनकी हिमायत में भी है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी ये सब्जेक्ट डाइवर्ट हो गया, इंटरनेशनल अभी लोग जो जिक्र कर रहे थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चला गया। पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि दुनिया का कोई मुसलमान तालिबान को सपोर्ट नहीं करता, इवन अफगानी नहीं करते, वो भी परेशान है। तालिबान और पॉलिटिकल इस्लाम को जोड़ के मत देखिए आप, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिए। दुनिया का 2 अरब मुसलमान में से 10% वो हैं जो वेस्टर्न कंट्री में जाके बसना चाहते हैं। जो 90% अपने ममालिक में रहना चाहते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि सारी दुनिया की यहूदियों का एक मुल्क हो सकता है तो मुसलमानों के लिए निजाम मुस्तफा क्यों नहीं लागू होता? अमेरिका को तालिबान से प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका को पॉलिटिकल इस्लाम से मुखालफत है। इसी वजह से वो चाहता है कि कोई भी ऐसा कंट्री ना पैदा हो जो निजाम मुस्तफा जाए। और दुनिया का 90% मुसलमान जो है इस वक्त अमेरिका के इसलिए खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि अरब कंट्री में क्या डेमोक्रेसी है? अमेरिका को क्यों नजर नहीं आती कि डेमोक्रेसी वहां पे लाना चाहिए? इनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ पॉलिटिकल इस्लाम को रोकना है। और दुनिया का जो 90% मुसलमान है, 2 अरब में से वो बेजार हो चुका है अमेरिका से, उसको चाहिए। वो कहते हैं कि साहब आपने सोशलिज्म देख लिया, आपने कम्युनिज्म देख लिया, आपने कैपिटलिज्म देख लिया, ये तीनों जो थे प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम थे। अब इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड जो है, जो इंटरेस्ट फ्री सिस्टम है, उसको लागू करना चाहिए, निजाम मुस्तफा को लाना चाहिए। अब ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कमजोरी है, ठीक है। अब चाइना को अमेरिका ने घेर लिया, उसको अलग अलग कर दिया, इधर रशिया का जीना हराम करके रखा है। तो चाइना ने इस बहाने से पॉलिटिकल इस्लाम को सपोर्ट करके उसने 2 अरब मुसलमानों की हमदर्दी ले ली, रशिया ने 2 अरब मुसलमानों की हमदर्दी ले ली। रशिया और चाइना, बिल्कुल इस मौजू के ऊपर भी आएंगे। मैं रशिया और चाइना के बारे में एजाज कमर साहब आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतपाल राघव जी, एजाज कमर साहब, और इसके अलावा हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। जहां पर हम चर्चा को छोड़ दिए थे वहीं से हम शुरुआत करते हैं। एजाज कमर साहब, आप चाइना और रशिया की बात कर रहे थे, मुझे लगता है शायद वहीं से हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जी, पहले ओआईसी की बात चल रही थी। तो देखिए शहबाज साहब, जो अरब ममालिक के लोग हैं वो ये चाहते हैं निजाम मुस्तफा है वहां, ठीक है,
रिंग आने को तैयार है। अरब ममालिक के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनके रूलर्स हैं, उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए, पेगासस वगैरह सॉफ्टवेयर लेके जासूसी करके आवाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जी। उनको ये डर लगता है कि अगर उन्होंने तालिबान की मुखालफत करी तो एकदम ये आग भड़क जाएगी और जो इक़्तिदार उनका खत्म हो जाएगा और जनता उन्हें फाड़ फेंकेगी। हमने मिस्र में देखा, हमने अल्जीरिया में देखा, वहां मुसलमान चुनाव जीत के आए, इस्लामिस्ट जो थे चुनाव जीत के आए, लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया, उनको हुकूमत से रोका गया। तो आज मुसलमानों में ये नाराजगी है कि आप तो लोकतंत्र का नाटक करते हैं, आप लोकतंत्र का ड्रामा करते हैं। आपने क्या किया था अल्जीरिया में? आपसे 40 साल पहले वहां इस्लामिस्ट को रोक दिया गया। आपने मिस्र में क्या किया? वो चुनाव जीत के आया, आपने उल्टा मौत की सजा दे दी। आप ये नाटक बंद करें, हमें अपने हिसाब से निजाम मुस्तफा लाना है। अब हालात ये है कि रशिया बहुत परेशान होता था क्योंकि अमेरिका ने इतना प्रोपोगंडा उसके खिलाफ किया कि वो बाइबल की प्रेडिक्शन दिखाई, इवेंजलिस्ट की मदद की, देखिए देखो जो रशिया है उड़ाद मिसाइल का अटैक कर अमेरिका को दुनिया से नष्ट। रशियंस के लिए इतनी नफरत है कि 1000 साल तक भी वो रशियन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अमेरिका ने चाइना के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया। यूरोप में उनके आम आदमियों के खिलाफ तासुब खिलाया जाता है कि सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनके होटलों में कोई खाने के लिए तैयार नहीं, उनको कोई घर देने के लिए तैयार नहीं। तो एक चाइनीज पे भी दुश्मन दोस्त होता है। ये चाइना भी लड़ने वाली कौम नहीं है। कभी चाइना देखा कि लड़ाऊ से लीडर धमकियां देता रहता है। लड़ने का काम क्या करते हैं? या तो गोरे लोग करते हैं या मुसलमान करते हैं। तो उसने चाइना ने देखा, रशिया ने देखा कि फ्री में उसे इतने बड़ा कैडर मिल रहा है, लाओ अगर तालिबान के सिर पे हाथ रखते तो हमें मुसलमानों की हमदर्दी मिल जाएगी। और जो मुसीबत है, जो मुसलमान वो हमारे लिए सरदर्द बन सकते थे, वो हमारी ताकत बन जाएंगे। और उन्होंने बड़ी चालाकी से खेल खेला और कामयाब रहे। मुसलमानों को उन्होंने अपने शान के नीचे लिया, मुसलमानों की हमदर्दी दे दिया, उनका सारा गुस्सा अमेरिका और उसके जो इलाइज हैं उसके ऊपर चला गया। तो या रशिया ने बहुत कैलकुलेटेड थी कि रशिया हो या चाइना, दोनों को इस बात का खचका लगा रहता कि रसियान को मुसलमान अक्सरियत में डर लगा रहता था कि मुसलमान यहाँ पे इस्लामिक तहरीक न चालू कर दें। रशिया में तो बहुत ज्यादा मुसलमान है और खास करके रशिया, ईरान, पाकिस्तान सबका मानना यह है कि इनके पीछे कमर पे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि दाइश वाले 2 कदम इसराइल नहीं जाती, मुसलमान ममालिक को क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि इसराइल के एजेंट है, उनके पीछे ब्लैक वाटर छुपा हुआ है। तो मुसलमान भी बेजार थे अमेरिका से, रशिया और चाइना भी बेजार। इन बेजार लोगों ने आखिर में एक गठबंधन बना लिया और वो अब अमेरिका को जो उसका असली मुकाम है वहां पे रख देना चाहते हैं, वहां पहुंचा देना चाहते हैं। अब हमारा मुसीबत यह है कि हम अमेरिका के साथ जाएं कि रशिया के साथ जाएं, तो हमें अपने हित देखने चाहिए, हमें किसी ग्रुप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए। इसके ऊपर एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, संतपाल राघव जी से इसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं। राघव जी, क्वाड ममालिक की अगर हम बात करें, क्वाड कंट्रीज का भी इसके अंदर कुछ अलग से स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ठीक है हम ओआईसी की तो बात करें लेकिन क्वाड को भी समझना चाहिए कि इसके ऊपर अपना रुख वो साफ करे। जी देखिए, आज क्वाड को स्ट्रेटेजिक अलायंस है और ये अलायंस पर्टिकुलरली अगेंस्ट जो एग्रेसिव कंट्रीज हैं जी इंडो पैसिफिक में, वो उनके अगेंस्ट पे है। आप अगर चाइना के अंदर देखें कि उनका जो आक्रामक रूप है, उनके जो छोटे छोटे द्वीप्स को लेके जापान, ताइवान, फिलीपींस और उसके अलावा भी ताइवान, उसके अलावा भी वो बड़े डिस्प्यूटेड है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। तो क्वाड का एक अलग रूप है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल, ये जो केस है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का केस है जी। जैसे यूरोपियन यूनियन ने बोला है ओआईसी को आना चाहिए, आगे यूएन को आना चाहिए जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, और जितने भी नीदरलैंड भी आगे आया है, फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दिया है। और आप ये देखिए कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जस्टिन साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जब तक हम एयर रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहेंगे, जब तक हम सभी नागरिक को नहीं निकालेंगे। तो ये एक अफगानिस्तान का जो आज करंट फ्लैश पॉइंट जो है, वो आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है, जो विश्व की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वहां के प्रत्येक नागरिक को जी हमको लुक आफ्टर करना है, बॉर्डर्स खोलने हैं, शरणार्थियों को मानवता के नाते से, ह्यूमन राइट्स का, वो सिविलाइज सोसाइटी के नाम से उनको हेल्प करना है।
और चाहे वो किसी भी देश का नागरिक है, वहां से अगर वो आना चाहता है तो उसको निकालना है। बिकॉज आज भी आप देखें जो विजुअल्स आ रहे हैं, बेशक सीकर के नाले में लोग खड़े हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं कि तालिबान की आक्रामकता, क्रूरता, दहशत, खौफ फैलाया हुआ है। उन्होंने पुलिस को हटा के अपने चेक पोस्ट कर दिए जी। वहां जो कॉमन व्यक्ति है, नागरिक है, वो बड़ा परेशान है। तो पूरे विश्व को एक होके जो मानवता के हित में है जी, वो डिसीजन लेने चाहिए कि बिफोर जी, ये आज यहां हो रहा है, कल इसका रिप्लिका कहीं दूसरी जगह रिपीट होगा। तो आज इस पॉलिसी को बना विश्व की यूएन प्लेटफॉर्म से मैं बार बार कहता हूं कि यूएन को डिसीजन लेना चाहिए कि वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हर कॉन्टिजेंट आता है, उसके अंदर वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट आता है, वो किसी के प्रो अगेंस्ट नहीं होता है। ठीक है, वहां पे इतना जल्दी यूएन पीस कीपिंग जो है आए और सिचुएशन को जब तक लेजिटिमेट और जब तक शांति ना हो, बिकॉज यूएन एक न्यूट्रल बॉडी है, तो उनको जो है वहां पे करना चाहिए। और बाकी देशों को भी अपने रिसोर्सेज, फ्लाइट्स सभी के लिए जो है वो करना चाहिए। इंडिया ने, आप देखिए, इंडिया ने अपने नागरिकों के अलावा भी जो अफगानी नागरिक भी है उनका भी वेलकम किया है। बिल्कुल। और आज भी सर हमने देखा है कि 11 नेपाली लोगों को भी लेकर आया गया है। ये हमारा ही वसुधैव कुटुंबकम की जो आप बात कर रहे थे, हमारे लिए हर कोई पहले नागरिक है, पहले इंसान है, इंसानी जान है, उसके बाद में अलग अलग मुल्क का है जी। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा हमारे देश की जो कूटनीति है उसकी प्रशंसा हो रही है और वेट एंड वॉच बड़ी पॉलिसी है। और इंडिया गवर्नमेंट ने दे आर टेकिंग ए प्रोएक्टिव मेजर्स। और हमारे लिए जितने भी नागरिक वहां हैं, बाकी भी देशों के हैं, तो हमने उनको वहां से आने के ई वीजा खोला हुआ है। मतलब सारे बहुत ही राउंड द क्लॉक, होम मिनिस्ट्री भी, फॉरेन मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी बड़ी प्रोएक्टिव है। एंड ठीक है, हम इस तरीके से एक अच्छा उदाहरण पूरे विश्व को दे रहे हैं। जी ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी, अब क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमको ये दिखाना है कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ हिंदुस्तानियों को बाहर निकाला है, अफगानिस्तान के लोग भी वहां से आ रहे हैं। आज भी हमने देखा है कि 11 नेपाली जो शहरी हैं, वहां के बाशिंदे हैं, उनको भी हिंदुस्तान लेकर आया है। ये तो हमारी पॉलिसी है कि वसुधैव कुटुंबकम, और इसके ऊपर ही हम लगातार काम करते आए हैं। हमें सबसे पहले मानवता को बचाना है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्योंकि अब वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है, कि लास्ट आपका कमेंट कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को आप किस नजरिए से देखते हैं और अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, मेरा सबसे जो बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा विश्व में बनती है, ओआईसी मेंबर्स की बनती है। इस मेरे जो स्टेटमेंट पे हो सकता है बहुत से लोग इत्तेफाक न रखते होंगे, मैं उसका सबसे बड़ा लॉजिकल सबमिशन ये दे दूं, अफगानिस्तान में जो सबसे बहुतायत जो आवाम है वो कौन है? वो इस्लाम के ही लोग हैं जो है। और कौन खिलाफ है, क्यों, कौन आक्रमण कर रहे हैं? वो तालिबान वाले लोग कर रहे हैं। तो ओआईसी के मेंबर 57 मेंबर जो एक रिकॉग्नेबल जो फिगर है, एक काउंटेबल जो संख्या है, रिसोर्सेज भी है। क्यों अमेरिका कुछ करे, क्यों चाइना कुछ करे, क्यों रशिया कुछ करे? जो सबसे पहले ओआईसी मेंबर्स को मेजोरिटी में आके तालिबान के ऊपर जो सख्ती से सारे जो प्रतिबंध लगाने चाहिए और उनके ऊपर सख्ती से क्या नाम से कंट्रोल करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, इंडिया को सबके साथ डायलॉग करना चाहिए, तालिबान के साथ भी डायलॉग करना चाहिए टिल द टाइम दे आर इनटू पावर। देखिए, इंडिया को अपने वो देखने चाहिए बेनिफिट कि हमारे लिए क्या लाभदायक है। हमारे लिए अगर बात करना लाभदायक है फॉर अ वाइल तो करो, अगर मान लीजिए हमारे ऊपर कोई चीज अगेंस्ट आती है तो उस पर तुरंत जो अटैक करो। ठीक है, तो इंडिया को ये बहुत अहम आपने बात कही है। अब ये देखना है होगा कि सरकार की तरफ से उनका नजरिया क्या होता है। ये आप लोगों का नजरिया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा रखने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। सतपाल राघव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एजाज कमर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शैलेंद्र दुबे जी, आप जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नजरिया ये कहता है आज का कि हिंदुस्तान को अपना मौक़िफ़ तो रखना ही चाहिए, लेकिन तालिबान के साथ अगर डायलॉग की सूरत हाल बनती है तो डायलॉग करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच ये ख्याल रखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस उसके अंदर क्या सोचता है, ओआईसी का उसके ऊपर क्या रुख है और क्वाड ममालिक उसके ऊपर क्या सोचते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। उसके बाद ही वेट एंड वॉच की पॉलिसी के हिसाब से आगे बात की जाएगी। देखते रहिए जी सलाम।